हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं दिव्या कौशिक, आपकी केमिस्ट्री मेंटर। स्वागत है आप सभी का B2E लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बेटा कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर रखा था अपन ने, और अपन लास्ट टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन पढ़कर आ चुके थे, है ना। निकाल रहे थे अपन हाइब्रिडाइजेशन, है ना। और मैंने बोला था कि भाई 4 मेथड है इसके, 2 मेथड आज कर लेते हैं, 2 मेथड अगले नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन कर लेंगे, ठीक है। तो अपन 2 मेथड्स इसके कर चुके थे। फर्स्ट मेथड कौन सा था, जहां मैंने आपको sp, sp2, sp3 के थ्रू आउट द हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया था। दूसरा मेथड था जब मैंने आपको एन फैक्टर निकालना सिखाया था पहले, और उस एन फैक्टर के थ्रू मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया था, जिसमें एक फॉर्मूला आपको याद होगा। मैंने आपको बोला था कि हाफ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवैलेंट या यूनिवैलेंट स्पीशीज अगर उसके साथ कोई भी अटैच है उसमें, या फिर उसका जो कैटायन या एनायन जो भी है उसका डिफरेंट साइन अपने को लेना है, रिवर्स साइन अपने को लेना है ना। और हाफ कर देना है, 1/2 कर देना है बेसिकली, ठीक है। तो ये सब चीज़ अपन करके आ चुके, तो खूब बढ़िया प्रैक्टिस अपन ने मेथड 2 की कर ली थी। अब आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में अपन 2 मेथड्स और डिस्कस करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन को कम्प्लीटली अपन यहाँ पे समझते हैं, है ना। तो देखिए ज़रा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल से मेथड है, कुछ भी नहीं है, आराम से हो जाएंगे। इवन मुझे तो ऐसा लगता है कि जो अपन ने सेकंड मेथड पढ़ा था ना, वो ही बेस है हाइब्रिडाइजेशन का। अब बेटा वो समझ आ गया तो दिक्कत नहीं आने वाले कहीं पे भी, है ना। तो बाकी ये सब तो बहुत नॉर्मल से हैं, छोटे छोटे से मेथड है। खूब सारे एग्जाम्पल कर लेंगे ताकि प्रैक्टिस अपनी बढ़िया हो जाए और अपना हाथ बैठ जाए इस चीज़ में, ठीक है। आइए देखिए मेथड 3 क्या कहता है। भाई बात अगर यहाँ तक समझी हमने कि ये बात तो हमको पता चल गई थी लास्ट लेक्चर में ही, कि अगर पहला एग्जाम्पल मैंने कराया था कि अगर CH4 आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें, सबसे पहले आप एन फैक्टर निकालेंगे इसका। और एन फैक्टर निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था कि जो सेंट्रल एटम है आपका, उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन प्लस में कोई मोनोवैलेंट स्पीशीज जुड़ी हुई है इस पर, तो बिल्कुल, और उसका हाफ कर दीजिए और ये आपका निकल चुका है क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये तो अपन मेथड, ये तो अपना मेथड 2 था, ठीक है। अब इस मेथड 3 को क्यों यूज में लेना चाह रहे हैं, क्या ऐसे जरूरत आन पड़ी अपने को कि अपन को मेथड 3 यूज में लेना पड़ा, तो ये चीज समझिए पहले। तो चलो ये तो आप बहुत आराम से, बहुत आसानी से निकाल पाएंगे, पर अगर मैंने ऐसा कहा कि आप इस CH3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, तो आइए निकाल के देखते हैं क्या हिसाब किताब बैठता है ना। देखिए जरा, तो वही पुराना वाला हिसाब अपना, तो मैं तो एन फैक्टर निकालूंगी सबसे पहले। एन फैक्टर निकालने के लिए जो फॉर्मूला अपन लगाते हैं, जो अपन लास्ट लेक्चर में सीख कर आ चुके हैं, वो क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, बिल्कुल 4 प्लस कोई मोनोवैलेंट है क्या, बिल्कुल 3 मोनोवैलेंट है, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हाफ कर दीजिए इसको, 4 5 6 7 7/2 एंड 3.5। ओहो क्या हो गया ये, हाँ 3.5। अब भाई हमने तो जो एन, ये स्टेरिक नंबर है हमारा एन, इसका जितना भी अपन ने निकाला है हाइब्रिडाइजेशन, मैंने तो आपको ये निकालना सिखाया था ना कि 2 3 4 5 6 7 आ जाए, है ना। तो sp, sp2, sp3, sp3d एंड सो ऑन। तो अपन तो ये चीज़ पढ़कर आ चुके हैं, और हमारा स्टेरिक नंबर का वैल्यू जो आया यहाँ पे 3.5 आया, और ये अपन पढ़ी ही नहीं है। और अब 3.5 आ ही चुका है, तो इसको मानूं क्या मैं, इसको मैं 3 मानूं, इसको मैं 4 मानूं, और ऐसा कौन सा है जो डेसिमल अगर आ जाए आपका एन, स्टेरिक नंबर अगर एन आ जाए आपका डेसिमल, तो अपन क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, क्या मानेंगे इसको अपन। तो सवाल यहाँ से ही तो जनरेट हुआ है कि भाई अगर डेसिमल में आ जाए आपका एन का वैल्यू, तो क्या करने वाले हैं अपन। तो भाई मेथड 3 यूज़ करने वाले हैं अपन, और कुछ नहीं करने वाले हैं। बहुत सिंपल सा मेथड है, यू ऐसा समझ आएगा आपको। तो देखिएगा ज़रा, समझिएगा। तो कभी अगर ऐसे सिचुएशन हो हमारी कि हमारा जो स्टेरिक नंबर यानी एन जो है हमारा, वो डेसिमल नंबर में आ जाए, बिल्कुल आ सकता है ना, अभी आया था, तो क्या करने वाले हैं अपन। तो जैसे मैंने माना कि ये जो जेड है ये मेरा सेंट्रल एटम है, बिल्कुल, और ये जो ए है ये मेरा कॉर्नर एटम है, ठीक है। कॉर्नर एटम तो काफ़ी सारे होते हैं ना, तो मैंने एन लगा दिया यहाँ पे, और ये मेरा सेंट्रल एटम है। और जब भी हमारा डेसिमल में आएगा हाइब्रिडाइजेशन, तो कुछ ना कुछ ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा।
तो कैसे ऑड इलेक्ट्रॉन भी किस तरीके से प्रेजेंट होगा ये भी देखते हैं अपन। पहले रूल्स पढ़ लेते हैं अपन। देखिए, तो अगर ये चीज़ यहाँ से जनरेट हुई, 3.5 आया हमारा n का वैल्यू, तो अब इसको हम अगर कंप्लीट नंबर में लें तो या तो 3 ले सकते हैं या फिर 4 ले सकते हैं। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि भाई हम 3 ले इसको या 4 ले इसको, आखिर हम इसको ले क्या? क्योंकि अगर हम 3 ले लेंगे इसको, प्रीवियस डिजिट ले लेंगे इसका, तो हमारा sp2 हो जाएगा। पर अगर हम नेक्स्ट डिजिट ले लेंगे इसका तो हमारा sp3 हो जाएगा। पर यही तो दिक्कत है कि कैसे लेंगे हम, कैसे किस तरीके से इस चीज़ को करेंगे अपन। तो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है अपना कि क्या किया जाए, प्रीवियस डिजिट लिया जाए या नेक्स्ट डिजिट लिया जाए, क्या किया जाए? देखिए, तो ये इस सवाल का जवाब अपने को पता होना चाहिए कि प्रीवियस डिजिट लेना है या नेक्स्ट डिजिट लेना है। आइए अभी मिलेगा आपको इस सवाल का जवाब। तो देखना ज़रा, हम प्रीवियस डिजिट तब चूज़ करेंगे, हम प्रीवियस डिजिट तब चूज़ करेंगे जब हमारा जो मॉलिक्यूल है इसमें 2 एटम्स है, एक तो सेंट्रल एटम है और एक सराउंडिंग या कॉर्नर एटम है। तो जब भी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की कॉर्नर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है, कंपैरिजन अगर अपन करें तो भाई हमारा जो हमारी सेंट्रल एटम है, यानी जैसे हमारा मान लीजिए कार्बन है ना, तो कार्बन की और CH3 हमारा सेंट्रल एटम है, CH3 हमारा मॉलिक्यूल है, और हमने कहा कि हमारा सेंट्रल एटम का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉर्नर एटम से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, तो हम प्रीवियस डिजिट को चूज़ कर लेंगे। ठीक है भाई, अच्छा लो तो फिर कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो ये अपना एग्जाम्पल है CH3। पहले इसका n फैक्टर निकालिए, यानी सॉरी n स्टेरिक नंबर निकालिए, n का वैल्यू निकालिए। तो 4 + 3/2 3.5। अब क्वेश्चन अराइज है कि 3 ले या फिर 4 ले, यानी कि प्रीवियस डिजिट ले या नेक्स्ट डिजिट ले, है ना। तो देखना ज़रा, ये हमारा सेंट्रल एटम, ये हमारा H3 सराउंडिंग एटम यानी कॉर्नर एटम, इन दोनों में से यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम का ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है भाई, इसमें दिक्कत वाली बात ही क्या है। तो इसमें सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी कि रूल नंबर A लगेगा अपना। बिल्कुल, जब सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो तो प्रीवियस डिजिट को चूज़ कर लेंगे अपन। प्रीवियस डिजिट का मतलब है 3 को चूज़ करेंगे अपन, और 3 का मतलब है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब सवाल तो ये है कि ठीक है, CH3 आपके पास यहाँ पे आ गया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, और अपन इसको चूज़ करेंगे ना कि इसको चूज़ करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेंट्रल एटम का ज़्यादा है कॉर्नर एटम से। अब बात ये है कि ठीक है, ये हमने इसका कुछ शेप बना दिया इसका, है ना। तो 3H यहाँ लगे हुए हैं, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड इसने बना रखे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया, वो चला गया कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि ये हमारा क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो CH3 में एक ही ऑड इलेक्ट्रॉन आपको प्रेजेंट होगा। अब कभी कभी वो ये भी जानना चाहता है कि भाई जो ये ऑड इलेक्ट्रॉन आप प्रेजेंट बता रहे हैं CH3 में, वो कहाँ प्रेजेंट है, वो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है या फिर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो ध्यान से सुनना, जब लोन पेयर एब्सेंट होंगे आपके मॉलिक्यूल में तो ऑड इलेक्ट्रॉन हमेशा अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, और जब लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। बात तो ये है, ठीक है। तो क्या CH3 में लोन पेयर प्रेजेंट है क्या? बिल्कुल नहीं है भाई, प्रेजेंट कहाँ से प्रेजेंट है, n का वैल्यू जो आ गया हमारा 3 आ गया, और 3 के 3 इसने बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ पे। देखना ज़रा, n का वैल्यू हमारा कितना आ गया यहाँ पे, 3 आ गया, और 3 के 3 इसने बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ पे, ये देखो। तो बस फिर 3 + 0 का सेट बनेगा, यानी कि बॉन्ड पेयर 3 थे, 3 स्टेरिक नंबर आया हमारा, 3 बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर कहाँ आ गए अपने, 0 आ गए। तो कोई भी लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अब जब लोन पेयर प्रेजेंट ही नहीं है,
हाँ, अब जब लोन पेयर प्रेजेंट ही नहीं है तो हमेशा ऑड इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारा अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में रहेगा। यानी कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। देखना ज़रा, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ रहेगा, पी ऑर्बिटल, और ये सारे के सारे sp2s हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे। यानी कार्बन का तो आया sp2 और हाइड्रोजन का ले लिया इन्होंने ss ऑर्बिटल। समझ में आई बात? बहुत सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो अब सेकंड चॉइस क्या आती है हमारी कि ठीक है, अब की बार तो आपने ये CH3 लिया तो आपका सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा आ गया, तो ठीक है, जब ज़्यादा आया यहाँ पे तो आपने क्या किया, इसको प्रीवियस डिजिट में कन्वर्ट कर लिया, यानी प्रीवियस डिजिट वाला हमने चूज़ कर लिया, है ना। कभी ऐसा हो जब कॉर्नर एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, जैसे कि CF3। अब CF3 में सेंट्रल एटम हमारा कार्बन है, कॉर्नर एटम हमारा फ्लोरीन है। फ्लोरीन में तो फ्लोरीन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, यानी कि अब की बार तो कॉर्नर एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुआ, तो फिर हम कौन सा डिजिट लेंगे, अगला यानी नेक्स्ट डिजिट लेंगे। पर इससे पहले हमारे को इसका n निकालना पड़ेगा। सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4, कोई मोनोवेलेंट लगा हुआ है, इस पर बिल्कुल लगा हुआ है 3, हाफ कर दीजिए 7, 3.5। अब इस 3.5 में हम 3 लें या 4 लें, यानी कि हम प्रीवियस डिजिट लें या नेक्स्ट डिजिट लें, ये कौन डिसाइड करेगा, ये रूल डिसाइड करेगा, यानी रूल नंबर B डिसाइड करेगा कि अगर कॉर्नर एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो हम नेक्स्ट डिजिट को चूज़ करेंगे, यानी कि हम 4 को चूज़ करेंगे। और जब हम 4 को चूज़ करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। और इस तरीके के केसेस में कुछ sp3 P आपको हाइब्रिडाइजेशन दिखेगा, P फ्लोरीन का और ये sp3 कार्बन का, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन आपको नजर आएगा किसमें, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये देखो ऑड इलेक्ट्रॉन अगर है बिल्कुल होगा तो किस में नजर आएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो कुछ भी नहीं है बेटा, बस इतना सा याद रखना, इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस इतना याद रखिएगा कि जब आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल आए तो सबसे पहले अगर वो डेसिमल में आ रहा है आपका, तो आप उसको देखना कि डेसिमल में आ रहा है तो सेंट्रल में और सराउंडिंग में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अगर सेंट्रल का ज़्यादा है तो प्रीवियस डिजिट ले लीजिएगा, और अगर सराउंडिंग का ज़्यादा है तो नेक्स्ट डिजिट ले लीजिएगा। बस ये याद रखिएगा कि अगर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो जो ऑड इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका अगर लोन पेयर प्रेजेंट है उसमें, तो अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो ऑड इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल में चला जाएगा, अगर नहीं है तो वो अनहाइब्रिड पी में चला जाएगा। 99% केसेस में अनहाइब्रिड पी में ही जाएगा वो। और अगर आपने सेंट्रल एटम वाला सराउंडिंग एटम वाला हिसाब लिया हुआ है तो सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, यानी कॉर्नर एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है आपका, तो आपका ऑड इलेक्ट्रॉन जो कहाँ जाएगा, हमेशा ही कहाँ जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल सी चीज़, कुछ भी नहीं है, रूल याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए ज़रा 2-3 एग्जाम्पल करते हैं अपन इसके। अब बात करते हैं NO2 की। भाई NO2 की बात करेंगे, सबसे पहले तो हम स्टेरिक नंबर निकालेंगे इसका, है ना। तो यानी कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, कोई मोनोवैलेंट स्पीशीज़ नहीं है इस पर। आइए इसको हाफ कर देते हैं, हाफ करेंगे तो 2.5 आएगा। अब वही हमारे पास तो 2 ही चीज़ें हैं, या तो इसको 2 ले लो या फिर इसको 3 ले लो। अब कैसे ये चीज़ करेंगे, पर अपने को पता है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से ज़्यादा है, तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो सराउंडिंग एटम यानी कॉर्नर एटम का ज़्यादा हुआ इस बार। और जब भी कॉर्नर एटम का ज़्यादा होगा तो हम तो नेक्स्ट डिजिट को चूज़ करेंगे, यानी कि हम क्या लेंगे, sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन लेंगे। और sp2 जब भी इसका हाइब्रिडाइजेशन लेंगे तो कॉर्नर एटम वाले केस में तो यही रहता है ना कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन होगा इसका, जो इसका ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि ऑड इलेक्ट्रॉन होगा ये कहाँ चला जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाएगा। वैसे ही ClO3 की बात करें अगर हम, तो स्टेरिक नंबर निकालेंगे, क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7 प्लस कोई मोनोवेलेंट नहीं, बाय 2 कर दीजिएगा, 7/2 3.5। वही हमारे पास
कि या तो 3 ले इसका या फिर इसका 4 ले। आइए देखिए ज़रा, दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा भाई, ClO3 में से, तो बिल्कुल ऑक्सीजन का ज़्यादा। अब कॉर्नर एटम का ज़्यादा है तो फिर हम कौन सा लेंगे, नेक्स्ट डिजिट लेंगे, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। और वापस से जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये आपका, क्योंकि कॉर्नर एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो कहाँ चला जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में मूव कर जाएगा। समझ में आई बात। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, निकालते हैं इसका n का वैल्यू। कार्बन के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन 4 प्लस में 3 मोनोवैलेंट स्पीशीज इसके साथ अटैच है, 7, 3.5। अब वही चूज करना है हमारे को कि 3 लेना है या फिर 4 लेना है। अब की बार सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और सेंट्रल एटम का ज़्यादा है तो प्रीवियस डिजिट ले लेंगे अपन, यानी कि sp2 लेंगे। अब वही बात है कि sp2 आप ले तो रहे हैं, पर ये जो ऑड स्पीशीज है, यानी सॉरी ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, तो बिल्कुल कोई लोन पेयर इसमें प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है प्रेजेंट, क्योंकि कार्बन के पास जो n का वैल्यू आया वो 3 आया और इसने 3 के 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, ना कि कोई लोन पेयर प्रेजेंट है ना। तो 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है इसके पास। अब कोई लोन पेयर है ही नहीं यहाँ पे, 0 लोन पेयर है, और जब लोन पेयर नहीं है तो ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है वो कहाँ चली जाएगी, ये चली जाएगी अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में। बस ये हिसाब किताब देखना है अपने को। एक समरी अगर अपन इसकी रेडी करें तो कुछ इस तरीके से बोलेंगे क्या अपन कि भाई अगर डेसिमल में आ जाए आपका स्टैरिक नंबर, तो कुछ मत करना भाई, सब इतना सही कर देना कि सामने जो मॉलिक्यूल आपका सामने रखा हुआ है इसको देख लीजिएगा एक बार। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझा रखा है, कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, बढ़िया से देख के बता सकते हैं अपन कि किसकी ज़्यादा किसकी कम, कहीं रुकने वाला नहीं है अपन इस चीज़ में। तो अपन को देखना पड़ेगा कि कब सेंट्रल एटम की ज़्यादा है, कब सराउंडिंग यानी कॉर्नर एटम की ज़्यादा है। सेंट्रल एटम की ज़्यादा हो तो प्रीवियस डिजिट ले लीजिएगा, कॉर्नर एटम की ज़्यादा हो तो नेक्स्ट डिजिट ले लीजिएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब जब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लोन पेयर प्रेजेंट है आपके पास, तो वो कहाँ चला जाएगा, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में चला जाएगा ये ऑड इलेक्ट्रॉन। और अगर कॉर्नर एटम का ज़्यादा है तो वो ऑड इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में चला जाएगा। समझ में आई बात, बिल्कुल यही चीज़ करनी। अच्छा, हाइब्रिड ऑर्बिटल से मतलब क्या है अपना, हाइब्रिड ऑर्बिटल से मतलब है अपना, जैसे ये चला जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल में, यानी कि ये किस में चला जाएगा, sp3 में ही चला जाएगा, जो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आया है। ये चीज़ देखिएगा आप इसमें, ठीक है। चलिए मेथड थर्ड अपन कर चुके हैं, मेथड 4 देखते हैं अपन। बहुत ही सिंपल सा मेथड, इवन बहुत ही एक फॉर्मूले से ही कंप्लीटली आपका यहाँ वाला हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा, है ना। बस एक फॉर्मूला आता है ना, फॉर्मूला भी इतना छोटा फॉर्मूला है कि आराम से याद हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यूज़ कहाँ करेंगे, जैसे हम मेथड थर्ड का अपन ने ये चीज़ देखा कि जब जब डेसिमल में चीज़ें आएंगी तब हम मेथड थर्ड को यूज़ करेंगे, है ना। पर अब इसको कहाँ यूज़ करेंगे अपन, अरे भाई जब स्ट्रक्चर दे दी जाए आपको, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे दिया जाए, स्ट्रक्चर दे दी जाए आपको, तो आप इस मेथड 4 को यूज़ कर लीजिएगा। यानी जब जब आपको स्ट्रक्चर दी जाएगी तब अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है किसी आइटम का, तो आप मेथड 4 को यूज़ करेंगे, यानी लास्ट मेथड को यूज़ करेंगे। तो देखना ज़रा क्या है लास्ट मेथड, बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। देखिएगा कब यूज़ होगा, जब आपको स्ट्रक्चर गिवन होगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या है ये मेथड, अगर आपको स्टैरिक नंबर का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे आप, जब आपके पास स्ट्रक्चर गिवन होगा स्टैरिक नंबर का वैल्यू, भाई नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है भाई हमारे को, अरे सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट, कितना जोर आएगा सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने में, यूँ आंखों से दिख जाता है सिग्मा बॉन्ड कि है क्या नहीं, और है तो कितना है, हाँ, और नहीं है तो कितना नहीं है, या है ही नहीं, ठीक है। तो आंखों से दिख जाता है सिग्मा बॉन्ड आपको, तो बिल्कुल आप कैलकुलेट कर लेना कितना है, 1 2 3 4 जितना भी है लिख दीजिएगा, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर दिखता नहीं है, निकालना पड़ता है थोड़ा सा, है ना, निकालने का मेथड बता रखा है अपन ने, ठीक है। तो देखो सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर लीजिएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर कर लीजिएगा। अब देखो लोन पेयर जो होता है ना बेटा, लोन पेयर जो होता है आपका, कुछ देखना थोड़ा इस हिसाब से देखना, 2 तरीके का होता है अपना लोन पेयर, एक तो लोकलाइज्ड और एक लोकेलाइज्ड। भाई लोकेलाइज्ड का मतलब है जो रेजोनेंस में तो पार्टिसिपेट ना ही करे
और डीलोकलाइज का मतलब है जो रेजोनेंस में फर्स्ट क्लास पार्टिसिपेशन दे। फर्स्ट क्लास डीलोकलाइज का मतलब है पूरे रिंग में घूम जाए वो लोन उसके पूरे पाइडन घूम जाए, पूरी रिंग में घूम जाए, वो पूरे रिंग में डीलोकलाइज हो जाए। वो लोकलाइज का मतलब जहाँ है वहीं रहेगा, कहीं नहीं हिलेगा, स्टेबल कंडीशन में है वहीं रहेगा। तो जब जो लोन पेयर आपको लोकलाइज्ड मिले ना, अपने को काउंट वही करना है। बहुत सीधी सी क्लियर सी कंडीशन है यहाँ पे कि लोन पेयर काउंट करने हैं, पर दो तरीके के होते हैं, पर करने कौन सा काउंट है? लोकलाइज्ड वाले। लोकलाइज्ड वाले का मतलब क्या है? जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ना ही करे। समझ में आई बात? अब कैसे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, कैसा नहीं करता है, ये सब भी अपन बताएंगे। हालांकि ये सब चीज़ें अपने को जीओसी में सीखने वाली चीज़ें होती हैं। जीओसी में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आपको रेजोनेंस पढ़ाया जाता है तब ये चीज़ें आपको बताई जाती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अपन इसी चीज़ में। देखना ज़रा, तो ये स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल प्रोवाइड कराई गई है और आपको निकालना है ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आपको ऑक्सीजन का। तो आइए ज़रा सबसे पहले n निकालेंगे, और n निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अच्छे से दिख रहे होंगे आपको, एक सिग्मा ये, तो 2 प्लस में नंबर ऑफ लोन पेयर जो कि लोकलाइज्ड हो। बिल्कुल लोन पेयर है यहाँ पे, बिल्कुल लगाए नहीं गए, मैंने खुद ने लगाए हैं। किस तरीके से लगाए हैं देखना ज़रा। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड बना रखे हैं। जब 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। 4 इलेक्ट्रॉन बाकी का मतलब 2 लोन पेयर हैं। वापस से समझिएगा, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड बना रखे हैं। 2 बॉन्ड बना रखे मतलब बाकी कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 लोन पेयर। तो बिल्कुल मैंने 2 लोन पेयर लगा दिए यहाँ पे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये लोकलाइज्ड है? बिल्कुल लोकलाइज्ड है भाई, बिल्कुल लोकलाइज्ड है। डीलोकलाइजेशन करेगा कहाँ से? कोई डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ इधर की साइड जो डीलोकलाइजेशन कर लेगा। कोई चार्ज नहीं है, कुछ है ही नहीं, जहाँ है वहीं रहेगा बेचारा। कोई डीलोकलाइजेशन करने का ड्राइविंग फैक्टर ही इसको नहीं मिल रहा है ना, तो करेगा ही नहीं है। तो लोकलाइज्ड है, ये भी लोकलाइज्ड है, ये भी लोकलाइज्ड है, ठीक है। तो 2 + 2 4 मतलब sp3। तो ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना हुआ अपना? sp3 हुआ। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है भाई, ये कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देख लो, आंखों से दिख जाएगा। लोन पेयर लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है, बस ये देख लो, निकल गया स्ट्रक्चरल का हाइब्रिडाइजेशन। बताइए ज़रा, कुछ भी नहीं है इसमें। आओ, इतने सारे एग्जाम्पल अपने पास, निकालता अपन देखो। तो देखो ज़रा, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है अपने को। स्टेरिक नंबर निकाल लेते हैं अपन। सिग्मा बॉन्ड देख लीजिएगा 1 2, बिल्कुल। प्लस में लोन पेयर है, बिल्कुल है, 2 लोन पेयर हैं। अब क्या दोनों लोकलाइज्ड आ रहे हैं भाई? नहीं, दोनों में से एक लोन पेयर जो है वो इस डबल बॉन्ड के साथ डीलोकलाइजेशन में जाने के चांसेस बिल्कुल पूरे हैं। या तो ये चला जाएगा या ये चला जाएगा। तो हम मानेंगे कि भाई 2 लोन पेयर में से लोन पेयर के साथ डीलोकलाइजेशन एक तो करेगा ही करेगा हर हाल में। जब एक करेगा ही करेगा हर हाल में डीलोकलाइजेशन, तो एक ही बचा हमारे पास लोकलाइज्ड, तो हम तो एक ही लगाएंगे। यानी ये है लोकलाइज्ड और ये है डीलोकलाइज्ड, ठीक है। तो इसको काउंट कर लेंगे अपन, n बराबर में 3 का मतलब sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है फर्स्ट क्लास एकदम। देखिए ज़रा, आइए नाइट्रोजन कितने सिग्मा बॉन्ड? 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4, ठीक है। क्या कोई लोन पेयर है क्या? अरे कहाँ से लोन पेयर होगा? 5 बॉन्ड बना सकते हैं। अच्छा ये बात भी सुनिए ज़रा, एक पॉइंट ये देखिए कि ऑक्सीजन जो है वो मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स बना सकता है भाई, और नाइट्रोजन जो है वो मैक्स टू मैक्स 5 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। 5 नहीं, एक सेकेंड, 4 बॉन्ड्स बना सकता है। 5 कैसे बनाएगा? डी ऑर्बिटल थोड़ी ना इसके पास, हाँ। देखना ज़रा, देखो तो 4 बॉन्ड बना सकते हैं नाइट्रोजन, आराम से बना रखे हैं इसने। आइए देखिए, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5, 4 बॉन्ड बना रखे हैं, बना सकता है आराम से। पॉजिटिव चार्ज लगा यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो यहाँ शो कर नहीं सकते अपन। समझना, वापस समझो, रहे वापस समझो। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 बॉन्ड इसने बना रखे हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट कर नहीं सकते क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लगा है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन का कमी है। अब वो जो कमी है वो कौन था? वो 5वां इलेक्ट्रॉन था जो है ही नहीं इसके पास, इसलिए पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। देखना ज़रा, अब कोई लोन पेयर है ही नहीं तो बस सीधा सीधा हिसाब कर दीजिए।
कि 4 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 0 बराबर में 4 मतलब sp3। तो क्या है भाई नाइट्रोजन का sp3 है। आओ ज़रा, सिंपल सिंपल से चीज़ें हैं यार, इसमें तो क्या है, बेंजीन बना दी है आपके पास, ये डबल बॉन्ड लगा देते हैं अपन, ऐसे बेंजीन दिखेगी। एक इस कार्बन का अपने को निकालना है, आइए निकाल लेते हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड है भाई, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 का मतलब sp2। कोई लोन पेयर प्रेजेंट ही नहीं है, चारों के चारों बॉन्ड बना रखे हैं भाई कार्बन ने, 1 2 3 4, चारों के चारों बॉन्ड बना रखे हैं, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट है ही नहीं, तो डीलोकलाइजेशन लोकलाइजेशन को तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन पे निकालते हैं अपन सिग्मा बॉन्ड, देखिए 1 2 3 बिल्कुल लगा दिए। लोन पेयर तो ये जो चीज़ है ना ये, हाँ तो पर ये वाली जो चीज़ है ना, इसमें क्या करना है अपने को कि भाई ये एक लोन पेयर है, और ये जो लोन पेयर है आपका लोकलाइज्ड लोन पेयर है बेटा, लोकलाइज्ड लोन पेयर है। क्यों है भाई, इसके साथ डिलोकलाइजेशन में जा ही नहीं पाएगा, ये बिल्कुल नहीं जा पाएगा, है ना, तो जा ही नहीं पाएगा, तो लोकलाइज्ड है। तो 3 + 1 4, 4 का मतलब sp3 बिल्कुल। तो बताइए भाई ये वाला और करिए, इसमें भी आपको ऑक्सीजन का निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा ज़रा। देखिए नीचे वाले में देखो भाई ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 6 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 6 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है इसके, तो 2 बॉन्ड इसने बना रखे हैं, 2 बॉन्ड इसने बना रखे हैं, तो 2 इसके पास लोन पेयर बचे। अब ये लोन पेयर जो है कौन सा डीलोकलाइजेशन में है, कौन सा लोकलाइजेशन में, बिल्कुल इनमें से एक तो है लोकलाइज्ड और एक है डीलोकलाइज्ड। भाई इसके साथ बना लेगा ना, इसके साथ डीलोकलाइज कर लेगा ये अपने आप को। तो क्या आया सिग्मा बॉन्ड बताइए, 2 + 1 लोन पर डीलोकलाइज है 3 का मतलब sp2। देखो ना यार, वही तो कॉन्सेप्ट लग रहा है, 2 लोन पेयर हैं, इसके साथ एक लोन पेयर डीलोकलाइज कर लेगा। अब यूँ सोचो कि ये वाला नहीं करेगा भाई, ये वाला नहीं कर पाएगा लोन पेयर डीलोकलाइज, क्योंकि ये इसके पास एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, रिंग से बाहर है ये रिंग के अंदर ही है, तो डीलोकलाइजेशन कर लेगा। ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ पे CH3CN की, मैथिल साइनाइड। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन अपने को निकालना है, तो 3 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, 3 बॉन्ड बनाए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कि 1 लोन पर बचा। डीलोकलाइज है लोकलाइज है, बिल्कुल लोकलाइज है, और लोकलाइज है तो n = सिग्मा बॉन्ड बताइए 1 + 1 ही लोन पेयर 2 का मतलब sp। ऐसे यहाँ बात करते हैं अपन पायरामिडीन का। पायरामिडीन में अगर देखें अपन नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, तो भाई 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस में एक जो लोन पेयर है एक लोकलाइज्ड है, बिल्कुल लोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड होगा ही ना, क्योंकि देखो इधर की साइड अगर ये लोकलाइजेशन करना चाहेगा तो ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे ये रोक देगा इसको डीलोकलाइज होने से, है ना। डीलोकलाइजेशन तब होता है डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में, डीलोकलाइजेशन तब होता है जब रिंग के अंदर ही एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड हो, तो ये आराम से डीलोकलाइजेशन हो जाएगा इसका, है ना। पर यहाँ पर ये जस्ट रिंग के पास ही, बिल्कुल पास है, तो इसको स्टॉप कर देगा, इसके डीलोकलाइजेशन को होने ही नहीं देगा। तो होने नहीं देगा तो लोकलाइज्ड हो जाएगा, काउंट कर लेंगे इसको, sp2 बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे बात करते हैं, दोनों ही ऑक्सीजन का भी निकालेंगे नाइट्रोजन का भी निकालेंगे, तो भाई 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास, और दोनों में से एक लोकलाइज्ड है और एक डीलोकलाइज्ड है। दोनों में से एक ही तो लोकलाइज्ड हो सकता है ना, एक डीलोकलाइज्ड हो सकता है, क्योंकि एक यहाँ से देखो, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड बाकी है, फिर डबल बॉन्ड है, तो आराम से डीलोकलाइजेशन में चला जाएगा फर्स्ट क्लास। ऐसे ही यहाँ पर ये देखो एक लोन पेयर है, अब ये लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में कैसे जाएगा, नहीं जा सकता, क्योंकि ये इसका जो डबल बॉन्ड यहाँ है बिल्कुल इसके पास है, और ये इसको स्टॉप कर देगा, इसके डीलोकलाइजेशन को रोक देगा, तो ये चला जाएगा। इन दोनों में से एक डीलोकलाइज, क्योंकि ये वाला यहाँ से डीलोकलाइजेशन यहाँ से कर लेगा, और ये वाला तो भाई लोकलाइज हो जाएगा, क्योंकि भाई एक ही कर सकता है, दूसरा तो कर नहीं सकता, है ना। तो इसका आएगा n बराबर में 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस में एक लोकलाइज, तो उसको ही काउंट करेंगे, तो sp2, और यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस में एक ही लोन पर लोकलाइज, तो इसको काउंट करेंगे sp2। तो ये कुछ अपना निकालने का तरीका है स्ट्रक्चर का। अरे कुछ याद मत रखना भाई, इतना सा याद रखना बस कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेना, प्लस में लोकलाइज लोन पर काउंट कर लेना, तुम्हारे को दिख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लोकलाइज देखने में कैसे देखना पड़ेगा अपने को, कि अगर रिंग के अंदर
एक सिंगल बॉन्ड हो फिर डबल बॉन्ड हो, आराम से एक तो डिलोकलाइज हो ही जाएगा। ऐसे ही रिंग के अंदर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, एक तो डिलोकलाइजेशन में चला ही जाएगा। रिंग के बाहर है भाई सिंगल बॉन्ड और फिर अंदर की साइड तो नहीं जा सकता है ये लोकलाइजेशन और डिलोकलाइजेशन में। ऐसे यहाँ पे देखो रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, बाहर अपने पास लोन पेयर है, पर बिल्कुल इसके जस्ट सटा हुआ है, ये बिल्कुल कनेक्ट है बिल्कुल इसके पास, तो इसको स्टॉप कर देगा इसके डिलोकलाइजेशन को। यहाँ पे देखो बिल्कुल इसके पास है, स्टॉप कर देगा इसको। यहाँ देखो एक बॉन्ड छोड़कर है, करवा देगा डिलोकलाइजेशन। यहाँ देखो बिल्कुल इसके पास है, स्टॉप कर देगा डिलोकलाइजेशन। तो इस तरीके से अपने को देखना पड़ेगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं अपन, बहुत सिंपल से। देखिए जरा, सल्फर में हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, H2SO4 है ये, ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड सॉरी, सल्फर में हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, N का सिग्मा बॉन्ड बताइए, 1 2 3, ठीक है। तो इसमें लोन पेयर है क्या? बिल्कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, ये लगा दिए हमने लोन पेयर और ये लोकलाइज्ड है आराम से, तो 4 यानी कि sp3 हो जाएगा आराम से। बिल्कुल यहाँ पर तो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, n = 4 सिग्मा बॉन्ड, कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो sp3। यहाँ पर भी n = सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, बस कोई लोन पेयर यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ बात करते हैं सल्फर की, तो यहाँ सल्फर में कैसे देखेंगे अपन, n = में 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस में 2 लोन पेयर है यहाँ पे, तो sp3 हो जाएगा बिल्कुल। फॉस्फोरस P4 स्टैंडर्ड कंडीशन, देखना ज़रा, 5 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं फॉस्फोरस के, तो एक लोन पेयर बचा इस पर, बिल्कुल n का वैल्यू निकालेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, कोई लोन पेयर है लोकलाइज, बिल्कुल है, सामने के सामने नजर आ रहा है लोकलाइज्ड ये भाई, कहाँ से डिलोकलाइजेशन करेगा यहाँ पे, कोई डबल बॉन्ड दिख नहीं रहा अपने को यहाँ पे, तो 4 बराबर में sp3। यहाँ बात करते हैं S8, और ये है क्राउन शेप दी है अपन ने, इसको क्राउन शेप में बनाते हैं S8, है ना। तो देखना ज़रा, 2 6 सल्फर में 2 सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, 1 लोन पेयर ये, 1 लोन पेयर ये, 2 लोन पेयर हो चुके हैं, बस फर्स्ट क्लास लोन दोनों के दोनों। n का वैल्यू निकालेंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस में 2 लोन पेयर, 4 यानी कि sp3। देखिए तो ये चीज़ है। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 से बनके 2 P2O5 की यूनिट से मिलके P4O10 बनता है, 2 P2O5 की यूनिट से मिलके P4O10 बनता है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसका ड्रॉ कर रखा है मैंने, और फॉस्फोरस में निकालना है अपने को। तो देखना ज़रा, n बराबर में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, प्लस में क्या कोई लोन पेयर है, कहाँ से होगा भाई, 5 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 के 5 बॉन्ड बना रखे हैं इसने, तो 4 + 0 मतलब sp3, ठीक है। पीओपी बॉन्ड की अगर अपन बात करें, कभी वो पूछ लेता है पी ब्लॉक के रिगार्डिंग, तो पीओपी बॉन्ड इसमें कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4। वापस से देखिएगा ज़रा, 2 3 4, ये तो 4 यहाँ हो गए, और एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये बड़ा ही अलग सा स्ट्रक्चर हो चुका है कुछ, तो इससे अच्छा है कि हम इसको बिना ये करे ही देख लें तो बेटर रहेगा अपने लिए। POP, ये एक बॉन्ड, दूसरा ये, तीसरा ये, फोर्थ ये, और एक ये वाला, एक ये और एक ये, ठीक है। तो कुछ कुल मिलाकर कितने बॉन्ड हो चुके हैं ये, POP 6 बॉन्ड है POP के, और ब्रिज ऑक्सीजन एटम जो है वो 2 ही है, एक ये वाला एक ये वाला, तो थोड़ा याद रखिएगा, काम आता है, ठीक है ना। बात करते हैं स्ट्रक्चर की, देखना ज़रा, फॉस्फोरस में निकालना है अपने को, है ना। P4O6 है, बनता किससे है, P2O5 से बनता है,
ठीक है। पेंटा ट्राइऑक्साइड समथिंग है, तो 2 P2O5 के यूनिट से मिलकर P4O6 फॉर्म होता है अपना। क्या है इसका फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे, N इज इक्वल टू में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देख लीजिएगा, 3 है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है। लोन पेयर वगैरह है क्या, बिल्कुल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं फॉस्फोरस के, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी एक लोन पेयर प्रेजेंट अपने पास, लोकलाइज लोन पेयर हो आराम से, 4 यानी कि sp3। तो ये चीज़ है आपके पास, देखना ज़रा। तो अब आज अपन ने 2 फॉर्मूलाज अपन ने ये चीज़ देखी है, यानी कि 2 फॉर्मूलाज के 2 मेथड्स अपन ने देखे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के, दोनों ही बहुत कमाल के मेथड है, बहुत इजी से है, कोई पंगा नहीं है इसमें। हाँ भाई, तो 2 मेथड देखे आज अपन ने, है ना, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के 4 तो मेथड है, चारों के चारों आज देख लिए अपन ने। तो कैसे भी आपको चाहे सिंपल sp sp2 sp3 दे दिया जाए तो निकाल डालेंगे आप। अगर आपको फॉर्मूला उसका मॉलिक्यूल दिया जाए, कोई आयन दे दिया जाए, एनायनिक कैटायनिक, तो भी आप आराम से निकाल डालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको डेसिमल में आपका वैल्यू आ जाए स्टेरिक नंबर का, तो भी अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। और अगर आपको स्ट्रक्चर दे दी जाए तो भी आप निकाल डालेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर लोकलाइज लगा देना, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो बस ये 4 के 4 फॉर्मूलाज अपन याद रखेंगे, कोई कहीं अपना रुकेगा ये नहीं क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग। तो मैंने जितना भी अपने को हर एक तरीके का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे अपन को सिखा दिया है ना। तो अच्छे से प्रैक्टिस करके देखिएगा, खुद निकाल के देखिएगा, जो मैंने आज करवाया खुद कॉपी में करके देखिएगा दोबारा से रफ कॉपी में, तो बेटर अपना अंडरस्टैंडिंग बैठेगा और काउंटिंग अपनी सही होगी। लोन पेयर का हिसाब कैसे जा रहा है, नंबर ऑफ वैलेंस शेल को मैं काउंट करके कैसे लोन पेयर काउंट कर रही हूँ, फिर मैं सिग्मा बॉन्ड देख रही हूँ, फिर मैं ये देख रही हूँ कि लोकलाइज्ड है नहीं है लोन पेयर, वो खासकर इस चीज़ का ध्यान रखना होता है हमारे को। हम कराते हैं कभी कभी डीलोकलाइज होता है, लोकलाइज में कराते हैं, फिर दिक्कत आ जाती है खामखा, है ना। तो ये चीज़ थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिएगा, हो जाएगा आराम से, निकल पाएंगे हाइब्रिडाइजेशन आपके, है ना। तो यहाँ पर अपना हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट होता है बेटा। तो अगला लेक्चर अपन देखेंगे वेस्पर, ठीक है। आइए देखिए, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ ख़त्म करते हैं अपन, है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, तो उसको रिवाइज करिएगा अच्छे से, क्वेश्चंस लगाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।